हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी। तो हमारी पावर ऑफ पीवाई की सीरीज चल रही है और काफ़ी बच्चे पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। और काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आओ जिससे हमें पता चले कि हाँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आइडेंटिफाई है वो कर सकते हैं अपन हिस्ट्री में, कि इन क्वेश्चनों को देखना तो है ही। ठीक है। उनके अलावा मैं आपको थीम भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों के अलावा आपको क्या क्या देखना है। ठीक है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है, वो 2013 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं ना, उन सबको टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो चैप्टर वाइज कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। आपको क्या करना है, इन टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज समझना है कि इस टॉपिकों में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपको, उन वो आपको एक शर्त है कि वो क्वेश्चन तो आपको याद होने चाहिए, पूरी तरीके से लर्न होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो मैं बातें करूंगा साथ के साथ, ये जो क्वेश्चन बनाया है वो पीवाईक्यू से और रिपीटेड थीम से मिलकर फिर उनके बाद में इन क्वेश्चनों को डाला है। ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, आप देख लेना, पेपर दे के आओगे तब देख लेना, 2023 से लेकर 24 तक, 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, उन्हीं में से उन्हीं की थीम के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा वो। और 99% तक क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको, देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा उसके अलावा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ये दोनों चीजों के बिहाफ पर ये क्वेश्चनों को बनाया है। ठीक है। और हमने जो चीजें बनाई है, ठीक है, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करो दबा के। ठीक है। तो आइए अपन क्वेश्चनों को देखते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन है उनको देखते हैं, चलो। फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से उठाते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है। ए, ये हमारे स्टूडेंट की एक राइटिंग है, उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। पहला क्वेश्चन उठाया 2013 में, क्या पूछा था, फर्स्ट चैप्टर से पूछा था, ईंट मनके और अस्थिया से क्या क्वेश्चन पूछा था, उन दो वस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। ठीक है, 2013 में पूछा था ये सवाल। ठीक है। तो 2013 में पूछा था, आपको एक चीज याद रखना है कि वो पूरा स्थल पूछ रहा है, पूरा वस्तुएं पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सभ्यताएं दे रखा है ना मैप में, वो अच्छे से याद करना है। साथ में उन सभ्यताओं की एक एक दो दो विशेषता पता होना चाहिए कि उनमें क्या क्या पाया गया था। ये हो जाएगा इजीली। ठीक है, समझ में आ गया क्या पूछ रहा है। खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ मिले थे, बैलों का प्रयोग। ठीक है। ठीक है, दूसरा पूछा था, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरावस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो पुरातत्वविदाओं के नाम लिखना है। ठीक है, तो ये इजी है, हो जाएगा। आगे देखो, जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में उत्खनन के संदर्भ में क्या घोषणा करी थी। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जॉन मार्शल से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यताओं के स्थल से सवाल पूछ रहा है वो। ये दोनों चीजें, थीम को आइडेंटिफाई करो। और ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपको याद भी होने चाहिए। लेकिन एक शर्त है कि जो आपके 30% सिलेबस हट गया ना, उन सवालों को छोड़ देना आप। ठीक है। उन दो पुरावस्तु उस स्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविदों यह मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल का संचय प्रयोग। अब आपको सीधे सीधे ये पता रखना है कि जल स्टोर कहाँ किया जाता है, जल संचय कहाँ किया जाता है। कब पूछा था, 2024 में। ये एक एक नंबर के सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, दो सवाल पूछा था 13 में, दो सवाल पूछा है 14 में। ठीक है। नेक्स्ट, मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप कहाँ मिले थे। ये आपको डिकोड करना है, कौन से, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले थे। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन मैं आप मेरे साथ मनी मन में आंसर भी सोचो ताकि उसे चीजें याद रहे। 2022 में पूछा था एमसीक्यू में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी, मूर्ति। अभी बात करी थी मूर्ति, लेकिन आपको याद करना है कि मनी मन में मेरे साथ सोल्व करते जाना है मनी मन कि हाँ, इनका आंसर ये है। ठीक है, इनको याद करना है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की एक नवीन घोषणा की थी। अब आप देखो, ये 2022 में सवाल है, और यही सवाल देखो आपके 2014 में पूछा था। ये देखो, ये है पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस रिपीट होने की। क्लियर हो गया, मैं कह रहा हूँ फिर 99% पीवाईक्यू रिपीट होगा। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी सभ्यताएं, सभ्यता प्लस या स्थल है,
वर्तमान में कौन से राज्य में या इस देश में, ये आपको याद करके जाना है। फिर बता रहा हूँ, वो मैं पे याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। चलो, आई होप कि समझ में आ रहे होंगे पीवाईक्यू। 2023 में पूछा था वो, सिंधु घाटी सभ्यता में निवासियों के लिए सेलकड़ी पत्थर का क्या उपयोगिता थी। अब सेलकड़ी पत्थर की उपयोगिता आपको पता होना चाहिए कि मुलायम था, और ये किस पत्थर से इसका उपयोग किया कि किसके लिए किया जाता था। इन द सेंस सीधी बात है, इसका महत्व पूछ रहा है वो, उपयोगिता का मतलब, ठीक है। और सेलकड़ी का उपयोग किस में किया जाता था, ये अब याद करके जाना। फिर कह रहा हूँ 2024-23 में पूछा था ये, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा कहाँ स्थित है। अब देखो, 2024 में 23 में क्या पूछा था, बनावली कहाँ पर स्थित है। 24 में क्या पूछा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसका मतलब है कि वो इस सभ्यताओं के स्थलों के वर्तमान लोकेशन जरूर पूछता है। मोहनजोदाड़ो कितनी बस्ती कितने भागों में बटी हुई थी, 2 भागों में बटी हुई थी, ठीक है। 24 में पूछा था, इजी है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी, सिंधु घाटी सभ्यता में बांट किस पत्थर से बनाया हुआ था, चटनामर पत्थर से बना हुआ था। लेकिन आपको याद रखना है कि वो बांट से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा है वो बार बार में, ठीक है। सेलकड़ी पत्थर पूछ लिया, बांट पूछ लिया, अभी आपको याद करना है मेरे साथ साथ चीजें मन ही मन में। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था, ये 2 बार पूछा था पीवाईक्यू, ठीक है। तो और आपको इस बार याद करके जाना है इसको अच्छे से, ठीक है। अंडरस्टैंड। आओ चलो नेक्स्ट, ये तो थे छोटे, अति लघुरात्मक। लघुरात्मक देखते हैं, जो 2-2 नंबर के आते हैं। हड़प्पाकालीन संस्कृति में कृषि प्रौद्योगिकी। अब आपको देखो, कृषि प्रौद्योगिकी ऑलरेडी नोट्सों में बड़े रूप में लिखवा रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको दो दो ही विशेषता बतानी है। हमारा पॉइंट क्या हो गया, हमारा पॉइंट क्या हो गया बताओ। हमारा पॉइंट हो गया कृषि प्रौद्योगिकी, हमारा ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बांटो। बांटो की कोई 2 विशेषता। अब एक चीज नोटिस करके देखो, 2022 में बांटो के बारे में पूछा था, ठीक है। और 2024 में ही बांट के बारे में एक एमसीक्यू बनाया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बनाया था। इसका मतलब है कि थीम रिपीट हुई है। देखो थीम क्या थी, बांट, और थीम को ही पूछ लिया उसमें, तो इसका मतलब छोटे से बड़ा भी बना देता है और बड़े से छोटा भी बना देता है, ठीक है। आपके विचार के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण, यानी कि अंत यानी कि पतन के क्या कारण थे, ठीक है। 2024 में पूछा है ये, पतन के क्या कारण थे। जलवायु कोई बताता है, बाढ़ बताता है, कोई संक्रमण रोग बता देता है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है हल्का हल्का कि ऐसी चीजें हो रही है सामने। 3-3 नंबर के सवालों में क्या पूछा था, मोहनजोदाड़ो की गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला के बारे में विशेषता पूछ रहा है, इसको छोड़ दो। मोहनजोदाड़ो की गृह स्थापत्य कला की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। 2013 में पूछा, ठीक है। नगर योजना बनाते समय मोहनजोदाड़ो की नगर योजना, आप कुछ नहीं करना है, आपको मोहनजोदाड़ो की नगर योजना विशेषता के बारे में याद करना है। फिर मैं बता देता हूँ, इसके बारे में याद करके जाना है। ये हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए। नेक्स्ट समझ में आ गया। 24 में ये पॉइंट आपको याद करके जाना है, फिर बता देता हूँ मैं, और इन्हीं से सवाल जुड़ा हुआ पूछेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदाड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य कला। अब एक बात बताओ, ठीक है, जस्ट देखो, जस्ट 13 में क्या पूछा था, जस्ट 13 में तो मोहनजोदाड़ो की गृह स्थापत्य पूछा था ना। और देखो अब ये देखो, कब 2016 में, यानी कि 3 साल बाद में रिपीट कर दिया। यही है भाई रिपीटेशन पावर ऑफ पीवाईक्यू, यही है रिपीटेशन। मैं कह रहा हूँ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वही याद है ना आपको, तो आप सो में कोई नहीं रोक सक पाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की गृह स्थापत्य कला की कौन कौन सी विशेषता आज भी मैं इंपॉर्टेंस है, कुछ नहीं, गृह स्थापत्य कला की विशेषता लिखना है इसमें भी। कब रिपीट हुआ है, 2022 में हूबहू सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की निवासियों के साथ सुदूर सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क था। अब इसको बताओ रिपीट नहीं हुआ क्या, नहीं रिपीट हुआ क्या, देखो ये पूछा था, देखो रिपीट हुआ है ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बड़े सवाल क्या पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता में गृह स्थापत्य कला, ठीक है, प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर की बनावट कैसी है, विशाल स्नान नगर के बारे में पूछ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषता पूछ लिया 2015 में। सिंधु 1800 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, ये लो। और क्या लोगे आप, मैं जो इनको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो आप पीवाईक्यू देख कर जाओगे। फिर कह रहा हूँ मैं, वो तो आपको याद होनी चाहिए पहले, फिर कह रहा हूँ मैं, याद करके ही जाना है इनको तो अच्छे से, ठीक है। सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क था, अब आपको चीजें पता चल गई कि जो जिनको मैंने डार्क किया ना, वो आपकी थीम है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हमारा पहला चैप्टर की सारी चीजें हो गई है, आपको साथ में सोल्व भी कर लिया है, और आपने साथ में आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि कौन कौन सी चीजें पूछता है वो बार बार में। अंडरस्टैंड। लेकिन इसके अलावा हम कृषि प्रौद्योगिकी की सारी विशेषता याद करके जाएंगे। क्लियर हो गया। हड़प्पा सभ्यता के रहन सहन के जीवन निर्वाह के तरीके पूरे याद करके जाएंगे। मोहनजोदड़ो की नियोजित शहरी केंद्र की विशेषता पूरी याद करके जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की
की या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता याद करके जाएंगे, याद आ रहा होगा। विशाल स्नानगृह के बारे में 2013 और 17 में पूछा था बार बार में, ठीक है, तो ये याद अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चाहे उसके धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे और अन्य विशेषता हो, वो भी याद करना है हमें, चाहे कला की विशेषता हो, अंडरस्टैंड। लेकिन पूछ क्या रहा है बार बार में, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड। आई होप कि देखो 26 सवाल पूछे थे, ठीक है अब तक, तो ये हमें अब इन 26 के अलावा जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना वो भी याद करना है, लेकिन ये तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, क्लियर हो गया। चलो सेकंड चैप्टर में आ जाओ। छोटे सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट देखो। छोटे सवाल, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किस वंश के मिले राजाओं ने जारी किए थे। कितना प्यारा सवाल बनाया है, ठीक है। फिर 2013 में फिर क्या बोला है, मौर्य शासक की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है। फिर देखो वर्तमान पूछ रहा है, ठीक है, राजवंश पूछा था, ठीक है। 2014 में शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस वंश ने जारी किए थे, यही सवाल पूछा है उसने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 महाजनपदों की सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध था, 2016 में पूछा है। प्रभावती गुप्त किस वंश से थी, वाकाटक, याद आ रहा होगा दिमाग में, ऑलरेडी मेरे साथ सोल्व करते जाओ आप इन चीजों को, आपको याद है, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछा था, मगध की राजधानी, ठीक है। किस राज्य में प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, किस राज्य को। अब देखो ये दोनों सवाल एक ही है, ठीक है। और एक पूछा था पाटलिपुत्र, ये सवाल, ठीक है। मौर्य चाणक्य मौर्य शासक के क्या थे, मंत्री कौन से, ठीक है, कौन से शासक के, ठीक है। प्रयाग प्रस्तुति, अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ प्रयाग प्रस्तुति अच्छे से करके जाना, कि रचना किस भाषा में की गई थी, ठीक है, और किसने करी थी ये भी याद रखना है, किसने करी थी, याद करो। वर्तमान में पाटलिपुत्र कौन सा, देखो 24 में ये सवाल दिखाता हूँ आपको मैं, 14 में। अब आप कहो रिपीट नहीं हुआ क्या, लगातार रिपीट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना 99% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप मेरे साथ इनको सोल्व करते जाओ। मैं ये जो क्वेश्चन आपको याद है ना, और ये जो सारे क्वेश्चन है पीवाई की और थीम के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लघु उत्तरात्मक, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों की वर्तमान में क्या इंपॉर्टेंस थी, प्रासंगिकता बतानी है, इंपॉर्टेंस बताना है, रिलेवेंस बताना है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, छठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलना कम क्यों हो गए थे, ठीक है। सिक्कों की ऐतिहासिक जानकारी है प्राप्त होती है, कितना प्यारा सवाल है, दोनों सवालों की समानता है, ध्यान रखना। लेकिन हमें ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, ये मेरी शर्त है आपके लिए, ठीक है। फिर क्या पूछा है, मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। 24 में पूछा है। फिर क्या पूछा, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से हैं, ये सवाल पूछा। बेगनेसनी द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा रहा है, किसके बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में। अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। समस्या कौन कौन सी आती है, तीन का उल्लेख करवा रहा है, ठीक है। 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान यानी कि मगध की प्रसिद्धि के क्या कारण थे, ये याद होना चाहिए आपको। मगध की चार विशेषता, सॉरी महाजनपदों की चार विशेषता पूछ रहा है 16 में, ठीक है। अभिलेख आज भी महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी स्पष्ट करते हैं, 2024 में पूछा था। और यही क्वेश्चन देखो आपके 17 में 22 में पूछा था, अभिलेखों से कठिनाई जानकारी प्राप्त करने में किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यही ये रिपीटेशन है। मगध की शक्तिशाली उदय के प्रमुख कारण पूछा है 2013 में, और यही चीज देखो कि मगध के उत्थान के कारण पूछा था उसने, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि पावर ऑफ पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कठिनाइयाँ वगैरह, चाहे मौर्य प्रशासन की सैन्य प्रशासन या राजनीतिक केंद्र पूछे, ठीक है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता आपको याद होगी, मुझे यकीन है आपको याद होगी, लेकिन हमें पूरा याद करके जाना है कि सरदार और सरदारी में क्या अंतर है, छठी शताब्दी के काल में क्या क्या परिवर्तन आए थे, ठीक है, और सिक्के मिलना क्यों बंद हो गए थे, भूमि दानों के प्रभाव क्या है, ठीक है, उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख क्या है, ठीक है, और सुदर्शन झील क्या है, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं कि मेगनेस्टन की राइटर कौन थे, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ये सब चीजें हमें याद करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए हमारे सेकंड चैप्टर। अब हम देखते हैं थर्ड चैप्टर, बंधुत्व जाति और वर्ग। देखो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा में सुदर्शन झील सरोवर का जीर्णोद्धार किस वंश ने करवाया था, आपको याद आ गया होगा। शक शासक में से कौन सा था वो, रुद्रदामन, याद रहा होगा रुद्रदामन।
ठीक है, याद आ रहा होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि किस लेवल के सवाल पूछ रहा है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसके द्वारा किया गया था? मैं हिंट दूंगा, 1919। अब आपको राइटर याद आ रहा होगा भी किसने किया था। किस राजवंश में राजाओं के नाम के पूर्व माताओं का नाम आता है? 2015 में पूछा। सातवाहन। किस राजवंश के नाम के उनके माता का नाम आता है? ठीक है, फिर पी वाई क्यू। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? फिर पी वाई क्यू। ठीक है। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था? अब मनुस्मृति आपको ढंग से करके जाना है। ठीक है। मनुस्मृति का पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए संबंध में इस तरह के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे? ठीक है। बहिर्विवाह पद्धति, बहिर्विवाह बार बार पूछ रहा है। अस्तिनापुर का उत्खनन किसने किया था? बेबीलाल याद आ रहा होगा। शक शासक रुद्रदामन किस, देखो 2023 में पूछा ना। अब यही सवाल है ना आपकी, ये देखो, यही सवाल 2013 में पूछा था। 10 साल बाद में उसी सवाल को रिपीट करके पूछ लिया उसने, खाली फिलिंग इन द ब्लैंक्स में। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि पीवाईक्यू की इंपोर्टेंस क्या है। गौतमी सतकर्णीपुत्र किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? अब ये सवाल को देखो, सातवाहन से पूछा था। ये देखो, ये कितनी बार पूछेगा इन सवालों को। मंदसौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? 2024 में पूछा था। और ऐसा ही सवाल क्या बनाया था? अस्तिनापुर का उत्खनन करता या, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीवाईक्यू की इंपोर्टेंस क्या होती है, थीम आइडेंटिफाई करो और उनको अच्छे से तैयार करके जाओ। ये सवाल कम से कम आपको याद होने चाहिए, फिर कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मार्तवंशिकता। अब आपको पीतवंशिकता का अंतर भी पता होना चाहिए, क्योंकि 24 में मार्तवंशिकता पूछा है, तो पीतवंशिकता भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, बहिर्विवाह पद्धति क्या है? ठीक है, यह अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? 13 में पूछा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस सवाल को अच्छे से याद करके जाएंगे, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह पद्धति को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्त्रीधन को परिभाषित कीजिए। स्त्रीधन, ठीक है। गोत्र प्रणाली के 2 नियम बताइए। ये सवाल कितनी बार पूछ लिया। ठीक है। लेकिन ये जो आपको मैं कर रहा हूँ ना टिक, ये आपको याद होने चाहिए। मनुस्मृति से जुड़ा हुआ फिर सवाल पूछ लिया कि पुरुषों के लिए संपत्ति का अर्जन के लिए कोई 4 तरीके बताइए। 2015 में पूछा था ये सवाल। बहिर्विवाह पद्धति फिर पूछ लिया, देखो ये है पावर ऑफ पीवाई की रिपीटेशन। 3 साल बाद में ही पूछ लिया उसने बहिर्विवाह पद्धति को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे से करके जाओ, फिर कह रहा हूँ अच्छे से करके जाओ इनको, ताकि जिनको मैंने डार्क कर रखा है ना, वो आपको याद होने चाहिए। वर्ण विवाह और जाति में अंतर पूछ रखा है। ठीक है। गोत्र विवाह के 2 नियम पूछ लिया, फिर 22 में। देखो कब पूछा था, 15 में पूछा था, 22 में पूछ लिया। तो ये इंपोर्टेंट। चांडाल क्या है? चांडालों के अब कार्य भी याद करके जाना आप। ठीक है। स्त्रीधन को 2024 में पूछ लिया। कब पूछा था? 13 में पूछा था। ये अब देखो, आप देखो ना कि पीवाईक्यू की क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है। खुद पूछ रहा है वो। तो इसका मतलब है कि पीवाईक्यू के सवाल तो आपको पूरी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, इतिहास। इतिहासकार किसी ग्रंथ की विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं? 2014 में पूछा था ये सवाल। ध्यान रखना इस सवाल के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हो गए सवाल। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन सवालों को हम करें, अच्छे से लिख लिख के याद करें, और इनके अलावा जो भी नोट्स में दे रखा है वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर है फोर्थ, विचारक, विश्वास और इमारतें। पहला सवाल है, हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है, तो दूसरी परंपरा कौन सी है? 2013 में पूछा। ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला में गर्भगृह और विवाह में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर पूछ रहा है वो। ठीक है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी है? ठीक है, ये भी अच्छी सवाल है। अब जैन दर्शन से सवाल पूछ रहा है बार बार में। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जैन धर्म पूछ लिया, महात्मा बुद्ध पूछ रहा है। ठीक है। बौद्ध धर्म। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के से पहले कितने तीर्थंकर थे? ठीक है। देखो जैन परंपरा पूछ रहा है बार बार में। तीर्थ यात्री संग किस देश से आए थे? 24 में पूछा। ठीक है। एक एक नंबर की छोटे लघु सवाल पूछा था इससे। बौद्ध संघ की संचालन पद्धति कैसी थी? ठीक है। 2013 में पूछा। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बोध गया और सारनाथ पूछा उसने। ऊपर क्या पूछा था उसने? गर्भगृह और शिखर से। यहाँ क्या पूछा है? बोध गया और सारनाथ। इससे पहले क्या पूछा था? कुशीनगर क्या है? इससे पूछा था बौद्ध ने सर्वप्रथम प्रथम उपदेश क्या दिया था? 2016 में ये पूछा था। ठीक। बौद्ध बौद्ध द्वारा गृह त्याग क्या है? ठीक है। क्या कारण थे? लुम्बिनी और कुशीनगर से क्या 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 जुड़ा हुआ है इन स्थानों से? देखो, आपकी दृष्टि से बौद्ध दर्शन के तेजी से फैलने के प्रसार के क्या कारण थे? ये भी करवा रखा है नोट्स में। बौद्ध दर्शन के संदेश बाहर फैलाए गए किन किन देश, बाहर के भारत में फैलाए गए थे? जापान, श्रीलंका, चीन आदि देशों में फैलाए गए थे। तो भाई ये इंपोर्टेंट समझना है कि सवाल किस तरीके से बना रहा है वो इन चैप्टरों से। नेक्स्ट देखो, बौद्ध दर्शन की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मान्यताओं, मान्यता कुछ नई विशेषता लिखनी है बौद्ध दर्शन की।
ठीक है। पंचवर्त, जैन धर्म के याद आ रहे हैं कि पंचवर्त झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, ब्रह्मचारी रहना, चोरी नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना, वो याद आ रहे होंगे आपको। स्तूप परिभाषित कीजिए। अब स्तूप से जुड़ा हुआ आगे सवाल पूछ रखा है। स्तूप 2016 में पूछा था, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। किन्हीं दो स्तूपों के नाम लिखिए। सांच का स्तूप, बरहूत का स्तूप, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। मेरा काम आपको हिंट देना है, लेकिन ये भी तो देखो ना सवाल क्या पूछ रहा है वो। स्तूप, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बस इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा, तो इनको अच्छे से करके जाएंगे। बौद्ध दर्शन की प्रमुख विशेषताएं देखो, 2024 से पूछा, ठीक है। अब जैन धर्म आपको याद करके जाना है, फिर बता रहा हूं, गुरु नानक शिक्षा आपको याद करके जाना है, ठीक है। वैष्णववाद का विकास किस प्रकार हुआ था, ठीक है। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये सवाल पूछ लिया 2016 में। तो यही तो इंपॉर्टेंस है ना, इसको अच्छे से करके जाएंगे, और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी सवाल है ना, वो भी अच्छे से करके जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, कौन सा है, पांचवा, यात्रियों के लिए नजरिए। अब देखो, अल बरूनी का जन्म कब हुआ और कौन से देश में हुआ था, ठीक है, पूछा। फ्रांसुआ बर्नई कौन थे, किताबुल हिंद के रचयिता कौन थे, ठीक है। इब्न बतूता किस शहर से भारत में सबसे बड़ा शहर बताया था, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के ग्रंथ किसने किया था, लिखा था, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। किस शहर को काजी नियुक्त किया गया था, उसे इब्न बतूता के अनुसार दावाड। इसका मतलब है कि भाई साहब इब्न बतूता है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बार बार इंपॉर्टेंट हो गया, बार बार सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो आपको अच्छे से याद करके जाना है, और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको याद करके जानी है, चाहे कोई सा भी सवाल हो फिर हो। इब्न बतूता भारत, देखो फिर सवाल, बड़ा सवाल ही बना रहा है। इब्न भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर क्यों चकित हो गया था, आपको देखो इसी सवाल को इससे जोड़ो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2016 में ये सवाल आता है, तो ये 2024 का ये सवाल आप इजीली कर ले जाओगे। भारतीय डाक प्रणाली की क्यों देखकर चकित हो, देखो रिपीट, देखो 16 में पूछा, 22 में पूछा, रिपीट, ये है कमाल रिपीट का। इब्न बतूता सिंध कब आया और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ठीक है। बरनई कौन था, मुगल कालीन शहरों को सीवर नाम नगर क्यों कहा था उन्हें। अब आपको ये सवाल तैयार करके जाना है, फिर मैं बता देता हूँ, ये सवाल आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है, जिससे कि सवालों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने हमारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या बोला है उसने। नेक्स्ट है फिर इब्न बतूता, क्या देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इब्न बतूता से इस बार भी सवाल रहने वाले, 2 से 3 सवाल रहेंगे, तो फिर तैयार करके जाना। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी उसके भाई को, ठीक है। अब वही सवाल दिल्ली वाला याद आ रहा होगा दिमाग में। इब्न बतूता ने, ठीक है, वनस्पति उपज पान का चित्रण किस प्रकार किया था, फिर बता रहा हूँ भाई, इब्न बतूता से जुड़ी हुई सारी चीजें करके जाओ, ठीक है। सवाल इस बार इब्न बतूता से 2 से 3 सवाल रहने वाले हैं, फिर रहने वाले हैं, देखिए। और इस चैप्टर में इब्न बतूता जो जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना कोई भी राइटर इंपॉर्टेंट नहीं है। भू स्वामित्व के संबंध में बर्नई के विचारों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर बर्नई पूछा है, भारत में जो देखा उसी को तुलना यूरोप से करी, इब्न बतूता। बर्नई और इब्न बतूता का फेवरेट टॉपिक है आरबीएससी के, ठीक है। शेयरों के संबंध में उल्लेख कीजिए। तो भाई हमें ये जो पीवाईक्यू में दे रखा है ना, कम से कम वो तो याद होना ही होना है, ठीक है, और करना है। और इन्हीं के जुड़े हुए सवाल देखेंगे इस बार भी, अपन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनाया था, देखो। आपको ये जो भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख के और अपलोड करेंगे, ये आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है। और कमेंट जो जितने भी छोटे सवाल है ना, कम से कम इन सवालों के क्वेश्चन को के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्वेश्चन और आंसर जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन का नाम नंबर लिख देंगे और उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था, ठीक है। अगर आप अजमेर की यात्रा करते करेंगे तो कहाँ स्थित, वहां किस स्थित सूफी संत की दरगाह का जियारत करेंगे, ठीक है। सूफी संत पूछ लिया। स्वयं को विष्णु के प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री भक्ति परंपरा कौन थी। अब आपको नाइन आर भी याद रखना है, ठीक है। सूफी मत पूछ लिया, फिर देखो ऊपर पूछा, यहाँ पूछा, गरीब नवाज पूछ लिया उसने, ठीक है। अंडाल कौन थी, ये पूछ लिया। अकबर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कुल कितनी बार यात्रा की थी, 14 टाइम्स, ठीक है। नाइन आर पूछ लिया, ऊपर अलवार पूछा था, नीचे नाइन आर पूछ लिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह कहाँ स्थित है, भाई संत पूछ ही पूछ रहा है बार बार में वो।
शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी क्या कहलाते थे? उन्हें क्या कहकर संबोधित करते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में स्थित है? ये भी याद रखना है। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंपोर्टेंस क्या है पावर ऑफ पीवाई की। इसके साथ ही आपको ये भी पता रखना है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टरों से, और इन चैप्टरों में और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और मैं क्या याद करूं जिससे कि सारे सवाल हो जाए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सवालों में जो आपको दे रखा है ना, वो इजी दे रखा है, इन द सेंस कि आप इजिली कर ले जाओगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर आप बैठकर मेरे साथ इन सवालों के आंसर कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। आप बैठो साथ में, पेन लो, रफ कॉपी लो और साथ में करो इनको सोल्व, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट रह रहे हैं, जैसे सगुण परंपरा, सगुण सगुण में दो को बांट रखा है, अलवार संत और नायनार संत, ठीक है। और भक्ति आंदोलन क्या था पूरा, भक्ति आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तांत्रिक पूजा क्या है, अलवार और नायनार जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या रखते थे वो, ठीक है। और अलवार और नायनार राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे, और भक्ति के सॉरी स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। और कर्नाटक में वीर शैव परंपरा क्या है, शासकों और शासितों के प्रति धार्मिक विश्वास क्या है, समुदायों के नाम क्या क्या है जो चार बांट रखा था, ठीक है। और इस्लाम धर्म के प्रमुख पांच सिद्धांत कौन कौन से थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके अलावा भी आप टॉपिकों को तैयार करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैंने करवा दिए हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, टॉपिकों को कंटिन्यू करते हैं। चलो, ठीक है। इन्हीं में हो गया सूफी संत की लोकप्रियता के क्या कारण थे, आपकी विचार से चिश्ती सिलसिला की किन किस प्रकार मीरा ने जाति समाज की रूढ़ियों का उत्थान किया, और ठीक है लोकप्रियता। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट हो रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है और आगे बढ़ते जाना है। क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट आगे देखो। नेक्स्ट देखो, दीर्घ में क्या पूछा था, कबीर के प्रमुख उपदेश पूछ लिया, यानी विशेषता पूछ लिया, कर्नाटक की वीर से परंपरा पूछ लिया उसने, ठीक है। इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं, देखो कितना प्यारा सवाल बनाया उसने, ठीक है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता पूछ लिया उसने, ठीक है। और टिप्पणी करवा रहा है वीर शैव परंपरा, खानका और सिलसिला पर, कबीर पर, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख महान और लघु परंपराओं पर टिप्पणी करवा रहा है। तो ये आप याद करके जाएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ से सवाल जरूर बनेगा, इस बार देख लेना। सूफी संत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका, अब इसी को पूछा था 13 में, इसी को 22 में पूछ लिया, 22 में फिर वीर शैव परंपरा पूछ लिया, गुरु नानक की शिक्षा पूछ लिया 24 में, ठीक है। अलवार और नायनार के विचारों को लोगों को प्रभावित किस प्रकार से किया था, इनके बारे में विस्तार से लिखना था। तो अब देख लेना, इसी में सवालों में से इस बार भी सवाल रहने वाले हैं, ये अपनी गारंटी है, देख लेना, हूबहू छपने वाला है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, सातवां, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर और अन्य चीजें। देखो, छोटे सवाल, कालीकोटा का युद्ध कब हुआ, ठीक है। हम्पी के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कब मान्यता मिली, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में सेना के प्रमुखों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम क्या था, ये सवाल उठा के यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये उठाकर यहाँ डाल दिया, ठीक है। यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, हम्पी के भाग्यावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद द्वारा प्रकाशन में लाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। गोपुरम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी, ये अच्छा सवाल है। विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला की कौन कौन सी तुर्कों के सुल्तानों द्वारा प्रभावित थे। इस कृष्णदेव राय की किन्हीं दो विजयों का वर्णन कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जितने भी छोटे छोटे सवाल है ना, उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं दो राजकीय केंद्रों के नाम बताइए, हो जाएगा। अब यहां से देखो सवाल नंबर हो, जो दीर्घ सवाल है 3 नंबर के, कितने प्यारे सवाल बना रखा है, देखो। विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों के किले बंद भूभा में क्यों किया जाता है, 2022 में पूछा। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या है, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र के बारे में पूछ लिया। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या है, 2016 में पूछा, 2022 में पूछा। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक अमर नायक प्रणाली के बारे में पूछा, ठीक है, 2015 में। विजयनगर शासकों में वर्षा जल संग्रहण के संचय के बारे में पूछ लिया, याद आ रहा होगा आपको, 3, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कृषि
की निबंध में की जाती है, 13 में पूछा, 22 में पूछा, ये उठाकर पूछ लिया। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बार है ना, इन जो 4-5 सवाल है ना, इन्हीं में से एक दो सवाल रहने वाले हैं, देख लेना। ठीक है, या तो महानवमी डिब्बा रहेगा क्योंकि महानवमी डिब्बा पूछा नहीं था। अब महानवमी डिब्बा और वर्षा जल संग्रहण है कृषि क्षेत्र के बारे में, इनमें से मैंने जिनको डार्क कर दिया ना, आप उनको अच्छे से तैयार करके जाना, इस बार सवाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां चैप्टर देखो क्या इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन। जीन्स ए कामिल फसल, जीन्स ए कामिल फसल के बारे में बताइए, 2014 में पूछा था। 17वीं सदी के स्रोत भारत में कितने प्रकार से किसानों का उल्लेख करते हैं? ठीक है, ठीक है, दो। आयन ए अकबरी की किसके द्वारा लिखी गई थी? आयन ए अकबरी के बारे में पूछा था। ठीक है, 16वीं और 17वीं सदी में राज्य का जंगलों में घुसपैठ क्यों करने लगे थे राज्य द्वारा? ठीक है, मुगल कालों में, ठीक है, मट्टान कौन थे? ठीक है, अकबर के द्वारा काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, अकबर के काल में सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, आईन अकबरी के लेखक कौन थे? कौन सा कब पूछा था? 24 में पूछा था, उठाकर ही पूछ लिया। मुद्दम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया था? इसका मतलब है कि वो छोटे सवाल पूछता है ना, तो वो डेप्थ में जाके पूछता है। इस चैप्टर में जो भी सवाल पूछे गए ना, वो डेप्थ में जाके पूछे गए हैं। ठीक है, किताब के अंदर से। पोजल और प्रतिभूमि की अकबर ने 4 प्रकार से जो भूमि बांटा गई थी, उनमें से इसने 2 पूछ लिया। मंजिल और आबादी और सिपाही आबादी में क्या अंतर है? 13 में पूछा था, सॉरी 23 में पूछा था। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण, अब देखो ये रिपीट नहीं है क्या? बताओ ना। 23 को 24 में पूछ लिया रिपीट करके। 16, अब एक साल भी रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब है 24 का क्वेश्चन भी हमें ढंग से करना है। 16वीं 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि इतिहास को जानने के लिए कोई 2 स्रोतों का नाम बताइए। अच्छा सवाल है। ठीक है, कम से कम 17, 22, 23, 24 के सवालों को तो घोल के पी लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट बड़े सवाल क्या पूछा? मुगलकालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है, किन्हीं की विवेचना कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है 24 में। मुगलकालीन भारत में पंचायतों के कार्य पूछ लिया 24 में, अच्छा सवाल बनाया इन्होंने इस बार। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पूछा 16 में। ठीक है, मुगल काल में जमींदारों की भूमिका पूछा, जमींदारों की भूमिका याद करना। आईने अकबरी के महत्व और सीमाओं की विवेचना करवाया 15 में। भू राजस्व प्रणाली करवाया और 15 में। ठीक है, ये दोनों सवाल एक दूसरे से मिले हुए हैं। मुगलकालीन में महिलाओं की भूमिका, कृषि में महिलाओं की भूमिका, ठीक है, 16 को 13 में पूछ, यानी कि 13 वाले सवाल को किसने पूछा? उसने 16 में। नेक्स्ट, मूल जमींदारी व्यवस्था का पूछा था 16 में। इसका मतलब है कि यहाँ से जो सवाल बनाएगा ना वो छोटा, वो कैसे सवाल बनाएगा? जमींदारी व्यवस्था, कृषि समाज, महिला व्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली, आईन अकबरी का महत्व और, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, महिला की भूमिका। महिला की भूमिका और जमींदारी व्यवस्था आप ढंग से करके जाना, इस बार एक सवाल देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, पंचायती को कार्य, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट 8वां, सॉरी 9वां, 9वां चैप्टर क्या बोलता है देखो, बोलते हैं बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, कहाँ? बंगाल में। कौन सी व्यवस्था? इस्तमरारी बंदोबस्त। कब? ठीक है, वो ध्यान रखना है। 1861 में खाली गरई युद्ध प्रारंभ हुआ था, कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये इधर। ठीक है, नेक्स्ट 1857 में ब्रिटेन में इस पूर्ति संघ की स्थापना की गई थी, 2022 में पूछा। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू? 2023 में पूछा। इसका मतलब है कि वो साल की दूसरे साल भी रिपीट कर देता है एक ही सवाल को। ठीक है, अगर इनके आंसर आप जानते हो कमेंट बॉक्स में लिखो आप आंसर सभी के। ठीक है, नेक्स्ट दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछा उसने। ठीक है, कुदाल कुदाल और हल से आप क्या समझते हैं? ये पूछा उसने। ठीक है, यानी कि संताल और पहाड़ी लोगों के बारे में। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में सूर्य अस्त कानून क्या है? ये पूछा। संताल विद्रोह पूछ लिया। ठीक है, रिपीट पूछा है। रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है? अब दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, नोट्स में लिखा रखा है। संताल विद्रोह पूछ लिया, फिर रिपीट करके उसने 2022 में। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था फिर पूछ लिया। ठीक है, कुदाल और हल किन लोगों का प्रतीक है? फिर पूछ लिया। दक्कन दंगा एक रिपोर्ट क्या थी? अब आप मुझे बताओ ना, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं? ये रिपीट, ये रिपीट, ये। ठीक है, जिनको मैं डार्क कर रहा हूँ आप प्लीज उनको अच्छे से रट के जाओ, पी के जाओ घोल कर, बार बार रिपीट हो रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा है देखो। जोतदारों की स्थिति क्या थी? वे जमींदारों के किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? अच्छा सवाल बनाया। नेक्स्ट, संतालों और पहाड़ियों के बीच में लड़ाई कुदालों की थी। अरे भाई कितनी बार पूछेगा, रिपीट करके। दक्कन के रेत रणदारों की प्रतिग्रस्तता क्यों थी? ठीक है, क्रुद्ध क्यों थे? अच्छा सवाल बनाया दोनों ने।
ठीक है, लेकिन यहाँ से जो सवाल रिपीट ज्यादा है ना, वो लघु सवाल रिपीट होने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा सवाल। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, सेम रिपीट करके पूछ लिया। ठीक है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1857 क्रांति में विद्रोह किसने किया था झांसी में? 1857 का विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? इसी सवाल को घुमा के यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब लघु में देखो, अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की क्या दिलचस्पी थी, वो क्यों करना चाहते थे अवध पर कब्जा? ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इंग्लैंड और भारत की छपी तस्वीरों में दोनों देशों के लोगों में उत्पन्न संवेदनाओं की संक्षिप्त तुलना कीजिए। ठीक है, 20वीं सदी में राष्ट्रवाद आंदोलन में 1857 की घटनाओं के क्या प्रेरणा मिल रही थी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदम क्या थे? ये सवाल, अच्छा सवाल पूछा है इसने। ठीक है, और ठीक है, तो प्लीज करके जाना आप इन सवालों को। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है? नेक्स्ट सवाल पूछा 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। देखो मेरे मानो ना, आप अभी पेन पेपर उठाओ और इनको साथ में सोल्व करो, कम से कम शॉर्ट में तो सोल्व करो, जिनका आप आंसर इजीली कर पाओ। शॉर्टकट में पॉइंट पॉइंट तो लिख ही लो कम से कम, इससे मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। और हमारा काम यही है कि पॉइंट क्वेश्चन को देखकर हमें मेन मेन पॉइंट तो याद आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे? 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। कितना प्यारा सवाल पूछा है कि उनमें असंतोष क्यों हुआ था, दो कारण बताइए। दो पूछा है, दो ही लिखना है आपको कारण। ठीक है, साइक संधि की दो शर्तें बताइए। साइक संधि की विशेषता लिखवा रखा है नोट्स में आपको। ठीक है, साइक संधि की, तो उन विशेषताओं में से जितनी दो शर्तें पूछा है तो दो शर्तें लिखना है आपको। ठीक है, तीन पूछा है तो तीन लिखना है। दीर्घ में देखो, 1857 का आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ था, वर्णन कीजिए। 2024 में पूछा 1857 के अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। भाई जरूरी नहीं कि यही पूछे, वो कंवर सेन का योगदान पूछ ले, झांसी का योगदान पूछ ले, तो कम से कम दो दो तीन तीन चार चार पांच बातें आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। दीर्घ सवाल है, 3 नंबर का सवाल बनाया है उसने, तो 3 नंबर का बनाया है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको आप अच्छे से करो। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, क्या पूछा है? 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की दृष्टि महत्व क्यों था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहा है बार बार में। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए नमक मुद्दा क्यों बनाया था? गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? ठीक है, तो इजी सवाल पूछ रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सवालों का लेवल कैसा होता है। निम्नलिखित में क्या पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक आंदोलन था, सही बात है। ठीक है, सविनय का आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 23 में। 24 में ये दोनों पूछ लिया, 25 में असहयोग आंदोलन पूछने की 99% संभावना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए स्वतंत्रता के बाद महीने महात्मा गांधी के लिए जीवन का श्रेष्ठ क्षण थे। ठीक है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी को पूछा था, इस बार ये सवाल की भी आने की संभावना ज्यादा है। राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में नमक सत्याग्रह के बारे में पूछने की संभावना है। असहयोग आंदोलन पर एक प्रतिरोध था, ये असहयोग आंदोलन के बारे में इस बार एक बार सवाल रहेगा 99%। नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? महात्मा गांधी की दांडी मार्च का विस्तृत उल्लेख कीजिए। दांडी मार्च आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, आपकी दृष्टि से दांडी यात्रा क्यों उल्लेखनीय थी, परिणाम क्या थे, और संवादों की समीक्षा कीजिए। अच्छा सवाल है। निम्न पर टिप्पणी करवा रहा रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 2024 में पूछ सॉरी 14 में पूछा था, इस बार पूछने की 99% संभावना है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पूछा था। ठीक है, 2014 में। 1919 तक गांधी जी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 2013 में पूछा, आपकी दृष्टि से नमक यात्रा क्यों महत्वपूर्ण थी? भाई कितने बार रिपीट करेगा इसको? ठीक है, तो इंपोर्टेंस समझना है, जो सवाल ज्यादा बार रिपीट है उनको तो अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में कुल कितने सत्र हुए हैं? ठीक है, साथ के साथ आप आंसर भी सोचते जाओ और लिखते जाओ। भारतीय संविधान के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, बी एन राव, याद आ रहा होगा। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान में पेश कब किया गया था?
किसके साथ पेश किया जाए, याद आ रहा होगा। प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब किया गया था, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ। महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया। अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के एक्ट 1956, यानी कि एक्ट नहीं, अनुच्छेद, अनुच्छेद 1956, सॉरी 356 में क्या प्रावधान था, ठीक है। तो तीन अनुच्छेद याद रखना है आपको, 352, 356, 360। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय शासन, वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन से दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट, लघुतरात्मक प्रश्न में संविधान सभा में अप्रत्यक्षता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए गए थे, दो सुझाव लिखिए। कितना प्यारा सवाल बनाया है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, बार दीर्घतरात्मक क्या पूछा था, इसमें से निम्नात्मक नहीं पूछा, दीर्घ पूछा था। 356 का उल्लेख करवा रहा है, तीन सूची विषय, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले के वर्ष काफी उथल पुथल थे, क्यों, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिकूट का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में भाषा के विवाद को हल करने पर सुझाव दीजिए, ठीक है। इन सवालों को आप अच्छे से करेंगे और हमारे टॉप 100 जो सवाल क्वेश्चन, जो टॉप हमारे क्वेश्चन थे 100 से ज्यादा है, ठीक है, वो हमने कर लिया है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें पी वाई क्यू अच्छे से करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने टॉप 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए मुंह जबानी एकदम, ठीक है। साथ में नोट्स के बाकी सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फिर देखो आप 100% स्कोर कैसे करते हो, ठीक है। अपना एक ही फॉर्मूला है, और मैं कई बार एक ही वर्ड बोलता हूँ, रिवीजन जितना ज्यादा बढ़ाओगे मार्क्स उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन बढ़ाओ, मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। अभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है। पी वाई क्यू को सोल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। ये दो ही चीज अपनाओ, रिवाइज सोल्व, ठीक है। कोई नहीं रोक पाएगा आपको स्कोर अच्छा करने के लिए। और जब भी पेपर हो जाए तो आप प्लीज आना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि कितना आपको फायदा हुआ इससे, कितना क्वेश्चन मिले इसके अंदर से, पावर ऑफ पीवाई की सीरीज का कितना बेनिफिट हो रहा है। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछो। और मेरे मानो तो एक काम करना, कमेंट में आप सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर अपलोड करना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ऐसे अगर अपलोड करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपको रिकॉलिंग पावर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया और इस सीरीज को इतना लाइक किया। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।